आप लोगों का स्वागत है बिहार कंपटीशन पे। और जैसा कि मेरे द्वारा बताया गया है कि 71वीं बीपीएससी का 100 दिनों में तैयारी करना संभव है और मेरे द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग लेके आए हिस्ट्री। और हम लोग देखो, कल तो हम वीडियो अपलोड किए, उसमें पूरा कंप्लीट तुमको बताए हैं कि कैसे क्या किया जाएगा, कि बाकी के विषयों का तैयारी किया जाएगा। ठीक है, तो आज हम हिस्ट्री लेके आए और हम कई बार बोले भी। ठीक है, कहाँ चला गया जी पेंटिंग? हाँ, तो हम इतिहास के बारे में बोल रहे थे कि यहाँ इसका वेटेज बहुत अच्छा खासा है, 40 के आसपास हम बोल रहे थे। ठीक है, उसके बाद करेंट अफेयर के बारे में कह रहे थे और साथ में साइंस के बारे में। ठीक है, तो देखो, हिस्ट्री का वीडियो कल से प्रॉपर मिलने लगेगा, मगर उससे पूर्व ज़रूरी है कि इतिहास के बारे में तुम देख लो कि वास्तव में रिसोर्सेज क्या होने वाला, और जो हम बता रहे हैं तो उस चीज़ में कितना वास्तविकता है। हम जो गाइड कर रहे हैं या बता रहे हैं, देखो ये जो पेपर दिख रहा है मेरे द्वारा तैयार नहीं किया गया, गूगल पे फ्री में अवेलेबल है, प्रेप आईएएस का है शायद। ठीक है, तो हम फेयर पॉलिसी के तहत, ठीक है, लिए हैं और हम बिल्कुल क्लेम नहीं करते हैं कि मेरा है। ठीक है, बस तुम लोग को बताने के लिए हम इसको लिए हैं। ठीक, चलो, तो एक सेकेंड ठहरो, इसको ज़रा, ये बार बार हट जा रहा है ना। हाँ, तो इसमें देखो ये तो मेंस का क्वेश्चन है। मेंस का क्वेश्चन हम क्यों लाए, ताकि तुम देख सको कि मेंस में कौन सा सेक्शन से पूछा जाता है और प्री में किस सेक्शन से पूछा जाता है। ठीक है, तो हम एक एक चीज़ करके डिस्कशन करेंगे। ये देखो, मेंस में पूछा गया सवाल है। ठीक है, उसके बाद प्री का हम कुछ सवाल लाए और एक दो सवाल पे हम डिस्कशन भी करेंगे। जैसे कि एक भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में एक सवाल पूछा गया है 70वीं बीपीएससी में। ठीक है, सवाल क्या पूछा गया है कि गांधी जी का जो युद्ध विराम की नीति है, तो दिया गया है ऑप्शन और बोला गया कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सही है। ठीक है, तब देखो कहता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, अब भैंस के आगे कितने बीन बजाओगे तो समझ रहे हो ना, भैंस तो भैंस ही होगा, उसको जो मन में आएगा वही करेगा। अब देखो, आदमी इसके आंसर को कैसे जस्टिफाई किया करवाया है। इसके आंसर को आदमी जस्टिफाई इस बेसिस पे करवा दिया है कि उसमें तुमको साइमन कमीशन दिया हुआ है, स्वदेशी आंदोलन दिया हुआ है। ठीक है, और एक 1942 का दिया हुआ है। ठीक है, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। तो सिर्फ ये कह के जस्टिफाई करवा दिया गया है कि क्योंकि 1942 में गांधी जी के द्वारा करो और मरो का नारा दिया गया था, तो बस इसलिए क्या हो जाता है कि 1942 वाला ऑप्शन सही हो जा रहा था। वास्तव में देखो तो गांधी का दो चीज़ बताते हैं। गांधी का एक तो राम राज का नीति, ठीक है, और दूसरा उसका ट्रस्टीशिप का नीति। ठीक है, और एक ये सत्याग्रह का, और ये युद्ध विराम की नीति। उसको वास्तविकता में यदि कोई ढंग से कायदे से बताएगा तो तुमको समझ में आएगा कि वो एक लंबा प्रोसेस है। ठीक है, वो ऐसा नहीं किसी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, गजनी मूवी वाला नहीं है कि वो फोटो खींचा है, फोटो उसके हाथ में है तो याद है, नहीं है तो नहीं याद है। तब वही बात होता है कि जब आदमी उतर जाएगा अपने पे तो जो मन में आएगा सो करवाएगा। अब कोनो आंसर को सही करवाएगा। बीपीएससी का तब बातें जुदा है। वो अपरिचित सिनेमा जो लंबा लंबा बाल वाला रहता तो उस टाइप का कब कब अब कभी पलटी मार देगा किसी का कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो आदमी को जिस बेसिस पे मन हो रहा है क्या कर रहा है, किसी चीज़ को जस्टिफाई करवा के सही करवा दे रहा। गांधी जी का जब यदि तुम देखोगे युद्ध विराम की नीति, तो युद्ध विराम का तात्पर्य ये तो बिल्कुल नहीं है कि 5 साल का गैप हुआ तब उसको हम विराम मानेंगे, या नहीं हुआ तो नहीं मानेंगे। गांधी जी जैसे एंट्री करते हैं भारत में 1915 में, और वो अपने गुरु के कहने पे भारत का यात्रा करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, वो राजनीति में एंटर करते हैं। 1917 में क्या होता है, चंपारण का जो सत्याग्रह होता है, 3 कठिया नील वाला जो पूरा फंडा उंडा है, तो उनका व्यवस्था वहीं से चालू हो गया था। और वहीं से युद्ध विराम का नीति, चोरा चोरी में क्या हुआ, पुलिस थाना में जो क्या किया गया, आग जो लगा दिया गया, तो गांधी जी वहाँ पे रुके। कई बार क्या हुआ, बड़े बड़े राजनेता उनका विरोध भी किए, इसके बावजूद भी गांधी जी क्या हुआ, वहाँ पे विराम लिए। और गांधी जी का ये चीज़ था कि क्या करना है, उसकाते हैं, यदि माहौल ख़राब होगा होल्ड करके निकल जाएंगे। ठीक है,
वो हर सूरत में क्या चाहते थे, मतलब शांति चाहते थे, ठीक है। तो ये चीज़ हम क्यों बता रहे हैं, हम ये चीज़ इसलिए बता रहे हैं कि अब कुछ कुछ सवाल बीपीएससी में प्री में या मेंस में कुछ कुछ क्या होता है, कुछ कुछ बनराकस सब जो होता है, मतलब एलियन सब जो होता है आसमान से आया था, तो अजीबो गरीब सवाल पूछेगा और उसको अजीबो गरीब क्या था, थेथिस से क्या करेगा, उसको जस्टिफाई कर देगा। उसका लॉजिक नहीं, मतलब लॉजिक का कोई ना सर रहता ना पाँव रहता, तो उसको कैसे भी जस्टिफाई करवा देगा। तब जस्टिफाई करवाएगा तब वैसा, अब क्या करेगा, ना तो सिस्टम से भिड़ सकते ना किसी से। तो जो लोग सही कहेगा तो वही मानना पड़ेगा। तो 4 5 सवाल ऐसा ऐसा रहता है जिसका मतलब कोई ना सर रहता ना पैर रहता, और दूर दूर तक किसी बुक में डिस्क्राइब भी नहीं किया रहता। ये चीज़ हम बताना इसलिए ज़रूरी है कि यदि हम भी बताएंगे या पढ़ाएंगे, तब कहीं गलती से वो उस टाइप का सवाल छूट गया, तब उस सवाल का हम जवाब तो इस जन्म में क्या, आने वाला एक 200 जन्म में भी नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि उसका कोई लॉजिक ही नहीं रहता है। अब गांधी जी का ट्रस्टीशिप के बारे में बात करेगा, अभी कह देगा कि जो कहता है भूदान हुआ, अब वो क्या था ट्रस्टीशिप में आ गया, तो फिर तो ये तो बवाले हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जो जो फिलोसफी होता है, जो थ्योरी होता है, तो उसको जब तक कोई व्यक्ति कायदे से पढ़ा नहीं है, आदमी को राम राज का मतलब अब क्या समझ में आता था, आम आदमी को राम राज के मतलब नहीं समझ में आता था कि हिंदू धर्म में जो जिसको भगवान राम के नाम से पूजा जाता है, तब उनके क्या होगा कि उन्हीं का हर जगह हर चीज़ होगा, उन्हीं का मंदिर बना दिया जाएगा, उन्हीं का नाम लेके हर बात में जय श्री राम करवाओ, हर जगह भगवा लगा दो। तो ऐसा नहीं है, आदमी राम राज के विचारधारा को वास्तव में पढ़ेगा समझेगा तभी जाके वो बता पाएगा। तो युद्ध विराम की नीति में भी ऐसा ही करके जस्टिफाई किया गया है, ठीक है। तो इसीलिए हमको लगा कि चीज़ हम बताएं, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ देखो, मायने ये नहीं रखता कि कौन व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा, ठीक है, मायने ये रखता कि किसके भेजा में कौन बात आता है और नहीं आता। चलो तो देखते हैं इसमें। देखो हम यहाँ पे क्या किए हैं कि जो हिस्ट्री वाला सेक्शन है, तो हम उसको डिवाइड कर दिए 2 पार्ट में। एक तो जो प्रॉपर बिहार का है, ठीक है, जो प्रॉपर बिहार का है वो, और दूसरा क्या है, दूसरा जो भारत वाले सेक्शन में नॉर्मली एग्जाम में पूछा जाता है वो, ठीक है। हम ऐसा क्यों किए, ताकि जो कॉमन होगा ना, कॉमन यदि बिहार वाले में और भारत वाले में भी आएगा तो वो टॉपिक तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और वैसे भी क्या करता है, बिहार स्पेशल के नाम पे बिहार का हिस्ट्री पूछ लेगा, और इंडियन हिस्ट्री तो आपसे पूछेगा ही। तो देखिए इसमें हम क्या किए हैं कि दोनों का नाम लिख दिए, जैसे देखिए यहाँ पे बिहार लिखा हुआ है, तो बिहार में देखिए। और भाई साहब हम बार बार बोलते हैं, चाहे एग्जाम बिहार में चाहे जिस भी लेवल का एग्जाम हो, चाहे पीसीएस का ही क्यों ना बीपीएससी को, सवाल हम बार बार बोल रहे हैं कि जो वंशावली होता, वंशावली, मौर्य के बाद कौन आया, सिंधु घाटी के बाद क्या आया, वैदिक काल के बाद क्या आया, फिर क्या होता है महाजन काल के बाद क्या आया, बुद्धा कब आया, बुद्धा क्यों आया, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो नॉर्मल नॉर्मल चीज़ है, जो बच्चा जानेगा, तो इस बार भी सवाल वैसे ही करके पूछा, एकदम नॉर्मल जैसे पूछा हुआ है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन है। तो अब इतना क्या हो सकता है, अब इस सवाल का यदि बच्चा जवाब नहीं दे सकता, तो फिर तो बहुत बड़ा समस्या है, ठीक है। देखो इसमें टॉपिक जैसे देखो, बिहार का बात करेगा तो बिहार में देखो मगध का उत्कर्ष तो बिहार में होगा, बिहार को काट के या फिर बिहार के एरिया को निकाल के दक्कन वाले क्षेत्र में तो अब नहीं डाला जा सकता है, या विदर्भा वाला क्षेत्र में, ठीक है। तो मगध में आएगा, तो मगध वाले क्षेत्र में तो मौर्य यहीं पे आएगा, अशोक। अब अशोक को तो ऐसा नहीं कि डाइवर्ट करके उनको वहाँ क्या करे, उनको गुजरात में लेके चले जाएं या फिर तमिलनाडु में लेके जाए, तो संभव नहीं है। तो ये वाला क्षेत्र तो यहीं पे रहेगा। तो भारतवर्ष में भी यदि मौर्य के बारे में पढ़ाएगा तो वहाँ पे भी सेम ही रहेगा, तो इस दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। तो ये कॉमन चैप्टर है जो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये सारा प्रीलिम्स का कह रहे हैं, मेंस का हम बता देंगे। मेंस में जैसे वो गांधी जी के बारे में बोलें तो मेंस में आएगा। हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश है, नंद वंश है, उसके बाद कौन है, मौर्य वंश है, शुंग वंश है, कन्नव वंश है, कुषाण वंश है, गुप्त वंश है, और कुछ परिवर्तित राजा है। यानी कि जब क्या हुआ, गुप्त वंश समाप्त हुआ तो उसके बाद भी तो कोई ना कोई शासन प्रशासन किया होगा, कोई ना कोई राजा बना होगा। तो वो उसमें कौन आया, मौखरी, ये सब कौन, ये बिहार वाले सेक्शन में यदि पढ़ोगे प्रॉपर बिहार का तो उसमें, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो भारत और बिहार का जो कॉमन टॉपिक है, जैसे कि मौर्य वंश हो गया, शुंग कर्ण वंश हो गया, उसके बाद कौन है, ये हो गया गुप्त वंश हो गया। तो इस तीनों के लिए अब 2 2 वीडियो बनाना तो बेवकूफ़ी होगा। तीनों को, इस तीनों टॉपिक पे क्या होगा, तीनों टॉपिक पे
अब इस दोनों के लिए क्या करेंगे, एक ही वीडियो बना देंगे। एक वीडियो यदि मौर्य का बना देंगे तो इसी में क्या हो जाएगा कि इसी में कवर हो जाएगा ये वाला, बिहार वाला भी और भारत वाला भी। ठीक, तो बस इस कारण से ये हम लाए हैं। और देखो ये जो वंशावली है ना, एक एक वंशावली हम पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, जाके मेरे बिहार कंपटीशन पे जाके अच्छी प्ले लिस्ट चेक करो। ठीक है, बिहार पुलिस वाला उसमें प्रॉपर दिया गया हुआ। ठीक है, और ऐसे भी नॉर्मल वीडियो पे भी देखोगे तो एक एक चीज़ जितना भी बताएं पढ़ाए हैं, और यहाँ पे और भी विस्तार से करवा देंगे वीडियो। ठीक है, भारत वाले में गए तो सिंधु घाटी सभ्यता देखो हम वीडियो करवाए हुए हैं, वैदिक करवाए हुए हैं, उत्तर वैदिक, महाजन, बौद्ध, जैन, ये सारा करवाए। बस इसमें कुछ टॉपिक है ना जो इस नहीं करवाएं, क्योंकि कारण है कि ये सब सारा टॉपिक क्या होता है कि सामान्यतः भारत का इतिहास नॉर्मली पढ़िएगा तो उसमें आएगा, जैसे कौन कि छेदी, चोल, चेर, पांड्य, उसके बाद कौन है पल्लव। तो ये सारा क्या, जब संगम 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 वाला काल पर हो गया ना, संगम वाला काल का तात्पर्य हो गया जो साउथ इंडिया अपना, दक्षिण भारत जो है अपना, तो वो वाला क्षेत्र का इतिहास पढ़ेगा तो वो संगम वाले काल में आ जाता था। ठीक है, तो ये हो गया। तो मगर तुमको क्या किया था, दोनों जैसे हर्षवर्धन के बारे में पूछा, क्वेश्चन भी हम लाए हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन तो यहाँ पे दिखा ही दिए। देखो क्वेश्चन एक मिनट दिखाते हैं, एक मिनट। हमको खुद डाउट हो रहा था कि अंग्रेजी में लिए हैं कहीं दूसरे वर्ष का तो नहीं हो गया, इसलिए हम फिर हिंदी में एगो कौन कोचिंग था पता नहीं, किसी कोचिंग का, उसका भी क्या किए, उसका भी हम क्वेश्चन ले लिए। एक सेकंड रुको, दिखा रहे हैं। हाँ, ये देखो, जैसे पहला सवाल क्या है कि अंडर द रॉयल टाइटल, रॉयल मतलब राजशाही, राजघराना, टाइटल एक्ट, क्वीन विक्टोरिया बिकम द इम्प्रेस ऑफ इंडिया। अब देखो इसमें अब उतना मगजमारी नहीं करना है, यहाँ पे मायने ये रखता है जिस बच्चा को थोड़ा सा भी क्या होगा कि 1857 का क्रांति के बारे में थोड़ा सा भी आइडिया होगा, और उसको ये बात होगा कि देखो ये नॉर्मल सा बात सोचने वाला बात है। इसको हम बताने से पहले भारत के ही संदर्भ में बताते हैं कि भारत में जो कसाब का नाम सुना होगा, कसाब जो मुंबई में आया हुआ था और हमला किया हुआ था ना, पूरा 60 घंटा तक पूरा गोली वोली चलाई, कितना मतलब आदमी सब मारा गया हुआ था। तो उसके बाद क्या किया भारत सरकार स्पेशली, क्या किया, एक राष्ट्रीय सुरक्षा बल बना लिया। ठीक है, काहे बनाया, क्योंकि ऐसा समस्या उत्पन्न हुआ, तब भविष्य में इस प्रकार का समस्या हो तो क्या करे, उससे कॉम्बेट करने के लिए हमारे पास पहले से व्यवस्था हो। ठीक है, क्योंकि घटना तो घट चुका है, जब कसाब आया तो उसको तो रोका नहीं गया, उसको जो उसका क्या था लक्ष्य था, जो गोल था, जो वो एग्जीक्यूट करना चाह रहा था, जिस मकसद से आया था तो उसको अचीव कर लिया। जितना मतलब उसको था 50-60 घंटा मतलब बस दहशत मचाना था, आतंक मचाना था, तो मचा लिया, तो वो अपने काम में तो सक्सेस हो गया। ठीक है, तो मगर वो घटना जो आया तो उस घटना से लर्न किया गया, सीखा गया क्या कि यदि भविष्य में कुछ ऐसा घटना होगा तो उस चीज़ से क्या करना है, बचने के लिए पहले से हम कुछ न कुछ व्यवस्था कर ले। ठीक, तो जो 1857 का क्रांति हुआ तो 1857 का क्रांति तो अंग्रेज भी नहीं रोक पाया, चाहे मंगल पांडे हो या चाहे दिल्ली सरकार हो। ठीक है, उस टाइम का जिसको जो करना था सब अपना उतना तांडव कोहराम तो किया, मगर ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि उसके बाद चुप हो गया। सबसे पहले तो सारा जो भी क्षेत्र जीता गया हुआ था ब्रिटिश से, सारा पहले ब्रिटिश वापस ले लिया। वापस लेने के बाद क्या कि तुरंत क्या किया, कानून में परिवर्तन लाया, क्या कि ये जो जिस भी कारण से घटना घटा है सारे चीज़ को क्या किया, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक जितना भी था एक एक पहलू को ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या किया, उसको रीड किया, पढ़ा, सोचा, समझा, और फिर नीति लेके आया क्या कि भारत को क्या करना है, भारत को मतलब अब आम जनता तो भड़का हुआ था, तब कुछ वैसा रूल रेगुलेशन लाता तो और भड़क जाता। तो क्या बोला कि हम भारत को अच्छा करने वाला कानून ला रहे हैं। आदमी को तो पता ही था कि पागल बना रहा, मगर फिर भी क्या हुआ कि आदमी का दिल जीतने के लिए वो इस प्रकार का लॉ लेके आया था, सुधार लाया। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे मेन मोटो ये सवाल करवाना नहीं है, हम ये बताना चाह रहे हैं कि देखो सवाल बनाने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा वो इसका स्टोरी पता होगा, क्योंकि अब टाइम लाइन एग्जैक्ट याद करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कितना का आदमी टाइम लाइन याद रखे, जैसे यहीं पे है ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, अभी बताए थे ना भारत छोड़ो आंदोलन में, तो कह रहा है कि पैरेलल यानी कि समानांतर पटरी देखता है ना, जिस पे ट्रेन चलता है तो दोनों पटरी को देखते हो तो उसको तुम पैरेलल कह सकते हो, क्योंकि वो दोनों क्या होता है, समानता नहीं मिलता। अब कहीं क्रॉसिंग होगा वहाँ पे मिला दिया जाता, वो अलग बात है, मगर जनरली क्या होता है वो दोनों
समानांतर चलता है, तो वही हो गया पैरेलल। ठीक है, तो राष्ट्रीय सरकार क्या किया गया था, बनाया गया था बहुत जगह में। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ, तो इस ऑप्शन को आपको क्या करना है, एक एक को चेक करना है। अब तो इसमें पूछा गया है कि इसमें से कौन ऐसा स्थान है जहाँ पे सरकार नहीं बनाई है। हम यहाँ पे नोट लिखना भूल गए, उसे लिखा, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो जहाँ पे सरकार नहीं बना हुआ था। ठीक है, तो गुजरात वाला क्षेत्र था जहाँ पे नहीं बना था। इसको जब क्या होगा, जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ाएंगे और जब लास्ट फेज चल रहा होता कि बस्ट अब ब्लास्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, अब अंग्रेज के लिए कोई मौका नहीं बचने वाला है। कि मतलब भारत का क्या हो गया, सहन शक्ति जो हो गया भारत का, जवाब दे देता 1942 में। ठीक है, क्योंकि हर इंसान का एगो बर्दाश्त करने का कैपेसिटी होता है ना, बियर करने का। ठीक, तो वो लिमिटेशन मतलब पार हो चुका हुआ था 1942 में। अब क्या हुआ कि अब भारत का जो भी जनता था, नॉर्मल लोग था, पॉलिटिशियन था, सेना अधिकारी था, कोई भी अब बर्दाश्त करने वाला नहीं था। बस अब ये दो ही ऑप्शन था, या तो मरेंगे या फिर जो भी होगा इसको हटा देंगे। ठीक है, तो ऐसा वाला सिचुएशन उत्पन्न हो चुका था 1942 में। ठीक, उसके बाद तो फिर सब आ गया लास्ट में, जो अपना जो नौसेना है, ठीक है, वो भी लास्ट में विद्रोह कर दिया कि हम भी नहीं रहेंगे अब इसके साथ। ठीक है, तो हम ये बोल रहे हैं कि ये सब क्यों बता रहे हैं, ये सब इसलिए बता रहे हैं कि आप टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक को सिर्फ रीड कर लीजिएगा, नॉर्मली जानते रहिएगा टॉपिक के बारे में, तो आपको क्या होगा कि आसान सवाल करना आसान होगा। ठीक है, और हिस्ट्री देख लीजिए कितना डोमिनेट करता है। ठीक है, तो हिस्ट्री वाला सेक्शन, करेंट अफेयर वाला सेक्शन और साथ में साइंस वाला सेक्शन, इस तीन को सेक्शन पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये सारा क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। कुछ मेंस का सवाल दिखाए हुए थे, और देखो हम कल या परसों संडे जिस दिन होगा, ठीक है, तो संडे के दिन हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर का सवाल है 70वीं बीपीएससी का जो हुआ है, तो उसका प्रॉपर सारे सब्जेक्ट का एक ही दिन क्या करेंगे, 2.5-3 घंटा का वीडियो बना के उसमें सारा डिस्कशन करवा देंगे। ठीक, तो उस चीज़ के लिए चिंता नहीं करना। तो यहाँ पे सवाल देख रहे हैं, ये हम बता ही दिए हैं कि पहले किस कोचिंग का, ये देखो प्रेप करके कोचिंग है, उसी का ही नोट्स है। तो हम क्लेम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि मेरा नोट्स है। ठीक है, बस फेयर पॉलिसी की तरह तो हम लिए हैं दिखाने के लिए। ठीक, तो देखो इसमें जैसे सवाल क्या है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यहाँ पे एगो चीज़ हमको समस्या मतलब देखने के लिए यही मिला कि यहाँ पे क्लियर कट नहीं बताया गया है कि कितना शब्द में एगो सवाल का जवाब देना है। ठीक है, अब यहाँ पे चैलेंज हो जाता है स्टूडेंट के लिए, यदि स्टूडेंट को प्रॉपर नहीं गाइड किया जाता, अब वो क्या करेगा। अब 8 नंबर है, मान के चलो कि 10 नंबर का सवाल रहता है, तो 10 नंबर का सवाल रहता है, तो आशा किया जाता है कितना, बहुत से बहुत 150 सवाल में एगो मतलब एक पेज में 150 शब्द आ जाता है। ठीक है, नॉर्मली लिखिएगा A4 साइज का जो पेपर रहता है, इसमें जो PDF लगाए हुए हैं। ठीक है, तो A4 साइज में क्या होता है कि लिखिएगा तो उसमें आपको 150 शब्द नॉर्मली आ जाता है। मगर सवाल ही आ रहा है कि जब 8 नंबर का थी है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो 8 नंबर के क्वेश्चन में कितना आंसर, कितना शब्द में लिखा जाए कि क्या हो जाए कि ये आंसर सही हो जाए। ठीक है, एक सेकेंड, देखो ये वाला पेज जो है ये A4 साइज का पेपर है ना, तो इसमें चारों तरफ से क्या करना है, चौथाई छोड़ देना है, और उसके बाद उसमें क्या करना है, 150 शब्दों में लिखना है। ठीक, तो 10 नंबर पे तो मान चलिए कि 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो वहाँ पे 150 शब्द में जवाब दे देंगे। मगर सवाल उठता है कि जब 8 नंबर का सवाल हो, ठीक है, तब इसमें कितना मतलब कितना वर्ड में लिखा जाए कि एक जो स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू होता है वो हो जाए। तो यहाँ पे ये थोड़ा विभाग को लेके क्या है, थोड़ा ये मतलब लेके समस्या है। तो इसमें क्या किया जा सकता है कि इसमें 2 अप्रोच हो सकता है, क्योंकि देखिए हिस्ट्री वाला सेक्शन है, ये 1892 वाला काउंसिल हो, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो, ठीक है, या फिर क्या हो 1935 का भारत शासन अधिनियम हो, ठीक है, या फिर चार्टर एक्ट हो। तो ये सारा चीज़ आपको हम बताए हैं। ठीक है, आप जाके पॉलिटी वाला वीडियो देखिए, उसमें हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड, ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम प्रॉपर एक एक चीज़ के बारे में बताए हुए हैं। तो ये सब बहुत मायने रखता है और बहुत बेसिक है, ज़्यादा इसमें हाइप क्रिएट करने का आवश्यकता नहीं था। हम ये बोल रहे हैं कि जब 8 नंबर का है तो इसमें मैक्सिमम कितना शब्द लिखा जाता है। मेरे अंदाज़ा से यदि इसको डिवाइड ही कीजिए 150 को,
150 को कितना कीजिए, 10 से कीजिए तो 1 यूनिट के लिए कितना आ जाता है, 1 यूनिट के लिए 15 आ जाता है। तो कितना हो जाएगा ये, 8 पंचे 40 की 0, बाकी 4, 8 एकान 8, 8 4 12, 120 वर्ड इसके लिए मोर देन सफिशियंट है। ठीक है, 120 शब्द में यदि इसका जवाब दिया जाए तो ये मतलब पूरा सम्मानजनक होगा। ठीक है, एकदम पूरा स्टैंडर्ड होगा। मगर चलिए 10 शब्द और बढ़ाते थे, 130, तो 130 मैक्सिमम हो गया। इससे ज़्यादा जाना बेवकूफ़ी होगा। बेवकूफ़ी क्यों होगा, क्योंकि आपको ये इकलौता सवाल नहीं है जिसको अटैम्प्ट करना, इसके अलावा भी अन्य सवाल है जो कि वेटिंग लिस्ट में पड़ा हुआ है। जैसे कि 8 नंबर का तो हम बता दिए, जैसे 7 नंबर का। अब 7 नंबर में तो और चैलेंज हो जाता है। प्रॉब्लम यहाँ पे छात्र के साथ ही नहीं होता कि उसको लिखने नहीं आता या उसके पास मटेरियल नहीं। यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है कि छात्र के पास इतना ज़्यादा ज्ञान होता है, इतना ज़्यादा किसी टॉपिक पे उसको नॉलेज होता है कि वो अपने हाथ को, कलम को कितना भी रोके, वो क्या करता है, 150-200 पार कर जाता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि खुद पे कंट्रोल कीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उदय कंट्रोल नहीं करेगा तो क्या होगा, मजनू के साथ फिर समस्या होने वाला है। क्योंकि देखिए मायने ये रखता है ना कि आपको कितना क्या दे रहा है, नंबर दे रहा है। तो इस चीज़ पे आप कंट्रोल कीजिएगा। ठीक है, और दूसरा हम ये बता रहे हैं कि जैसे देखिए सवाल पे हम नहीं कर रहे हैं आपको, हम मेंस का एक एक जब वो करवाएंगे, राइटिंग करवाएंगे, तो उसमें पूरा चीज़ ये सब डिस्कशन। हम बस ये बता रहे हैं कि हिस्ट्री के लिए परेशान होगा कोई कि मेंस कैसे करे, प्री कैसे करें, ये कैसे करें, तो हम सोचे कि सारा एक ही वीडियो में डाल देते हैं। जैसे कि ये देखो इसमें कितना है, 38 नंबर। तो 38 नंबर है तो इसको ऑन एन एवरेज हम 40 नंबर मान के चलते हैं। तब 40 नंबर मानते हैं तो इसका कम से कम कितना में जवाब होना चाहिए, 10 चौके 40, 4 यूनिट हो जाता है। ठीक है, तो 150 ही शब्द यदि ले तो 300 300 600 शब्द पे क्या होगा, 600 शब्दों में लिखना पड़ेगा। यानी कि 2 गो पेज दुनू साइड, A4 साइज पेपर लीजिएगा तो एगो 2 गो पेज को दुनू साइड, यानी कि 150 एक तरफ, 150 एक तरफ, 300, फिर 150 एक तरफ, 150 एक तरफ, 300, यानी कि 600 शब्द। 600 शब्द से एक शब्द नहीं आगे लिखिए, 10 गो 15 गो शब्द कम में लिख लीजिए। क्योंकि सवाल आपके लिए ऑलरेडी क्या है, देखिए इतना सारा सवाल है जिसको आपको क्या करना है, 3 घंटा में अटैम्प्ट करना है। और कसम से जिसको प्रैक्टिस नहीं रहता तो उसको एग्ज़ाम हॉल में ही समझ में आता होगा कि क्या होता है। 600 शब्द आदमी को पता चला कि लिखते लिखते कहीं वो भूल भाल गया तो पता चला कुछ कुछ लिखने लगेगा तो वहाँ पे नंबर भी नहीं मिलेगा। आपको बहुत ज़्यादा क्या करना है, कॉन्साइज होकर लिखना है। जो डिमांड कर रहा है, देखिए जैसे इस सवाल में क्या पूछ रहा है, क्रिटिकली क्या कर रहा है, क्रिटिकली एग्जामिन द कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस मूवमेंट। तो अब इसमें आपको क्या करना है कि जब क्रिटिकली एग्जामिन कीजिएगा तो देखिए बायस तो होना है। जब तक थोड़ा सा निगेटिव नहीं लिखेंगे तो फिर कैसे होगा। मगर आपका रेशियो कितना होगा, आपका अच्छा वाला रेशियो कितना होगा, 70 का। 70% हम अच्छी बात लिखेंगे और 30% जो होगा उसमें हम निगेटिव लिखेंगे। ठीक है, बुराई इसका बताएंगे, इसका बुराई का तात्पर्य है कि इसका जो खामियां है वो बताएंगे, तभी तो समझ में आ पाएगा ना कि अच्छा बुरा में दोनों में अंतर क्या था, कि किस बात पे क्या हो रहा था, कम हो रहा था, किस बात पे ही अच्छा हो रहा था। ठीक है, तो क्रिटिकली एग्जामिन कहे तो आप इसी अप्रोच कर लीजिएगा। हो सके तो 75% अच्छा वाला शब्द लिखिए, इसके मतलब जो इसका उपलब्धियां है उसके बारे में, और 25% निगेटिव। निगेटिव मतलब जो उसमें खामियां हैं। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट अप्रोच रहेगा। और देखिए 38 नंबर का है तो 40 नंबर मान के चलिए, तो 600 शब्द बहुत मोर देन सफिशिएंट। इससे एक शब्द ज़्यादा लिखना बेवकूफ़ी होगा। आप चाहिए 10 शब्द कम में लिख दीजिए। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर कम है ना, तो 8 दूनी 16, 20 गो शब्द कम भी लिखिएगा तो चलेगा। 580 शब्द में इसको आंसर दे दीजिए और निकल लीजिए। इससे ज़्यादा इसको क्या करना, वेटेज नहीं देना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो हम इसका एक एक सोर्स बताएंगे, एक एक चीज़ बताएंगे। हम ये क्यों बता रहे हैं, ये सारा चीज़ हम इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि क्या हो कि आपको समझ में आए कि आपका क्या होने वाला है, कि प्रिपरेशन किस हिसाब से होने वाला। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइए, थोड़ा इसको क्या करें, ऑफ कर देते हैं। क्या हो गया,
हाँ, तो देखो हिस्ट्री से जुड़ा हुआ जितना समस्या है लगभग तो हम सारा चीज़ बता ही दिए, प्री के बारे में मेंस के बारे में। और बुक का जहाँ तक बात रहा है तो बुक के बारे में हम कल भी बताए हैं और आज भी बता देते हैं कि पढ़ना है तो बिपिन चंद्रा जी का बुक ले लीजिए, ठीक है। उनका बुक सही हमको लगा, यदि हिंदी में है तो बिपिन चंद्रा जी का बुक ले लीजिए, ठीक है। तीनों बुक लीजिएगा, जब लीजिएगा तीनों लीजिएगा। एंशियंट लीजिएगा, मॉडर्न लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक आता है स्वतंत्रता संग्राम करके, ठीक है। सिर्फ उसमें 1857 वाला सेक्शन होगा, तो वो भी ले लीजिएगा क्योंकि अच्छा बुक है, ठीक है। यदि पढ़ना हो, नहीं पढ़ना हो तो नहीं पढ़िए, हम इतना यहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे कि कोई बुक का किसी चीज़ का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए ये चीज़ हम किस लिए करें, जैसे देखिए यदि इतिहास को आप पढ़िएगा, थोड़ा सा पढ़ भी लीजिए ताकि जाते जाते क्या हो, दिन अच्छा रहे, ठीक है। एक सेकेंड, अरे यार क्या हो गया, हाँ चलो। देखो इतिहास को कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि इतिहास क्या है, कि कितने भाग में बटा हुआ, ठीक है। तो इतिहास जनरली क्या होगा, एक तो प्राचीन होगा, दूसरा मध्यकालीन होगा और तीसरा आधुनिक होगा। तब देखो इसको ब्रेक कैसे करने वाले हैं। तब इतिहास तो प्राचीन इतिहास वाले सेक्शन में देखो, ठीक है। ये प्राचीन प्राचीन इतिहास है ना ये वाला, तब प्राचीन इतिहास में देखो हम लोग क्या कवर करने वाले हैं और कैसे पढ़ाई होने वाला, ठीक है। आई झलक है, आज टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, ठीक है। तो देखो इतिहास से पूर्व का समय हम देखेंगे, ठीक है। उसमें क्या था, लेखन लेखन नहीं था, ठीक है। रिटेन जैसा कोई चीज़ अवेलेबल नहीं था, ठीक। उसको क्या कहते थे, इतिहास के पूर्व वाला काल। पुरातात्विक स्रोत है, पाषाण काल है। पाषाण मतलब क्या, पत्थर। महाभारत देखो, महाभारत में देखते होगे तो जब कृष्ण भगवान से कौन, ये अर्जुन, ये क्या नाम है, कर्ण मिलते हैं तो कर्ण को कृष्ण भगवान बोलते हैं कि तुम मेरा क्या है, तुम मेरा सबसे प्रिय मित्र है और तुमको अभी भी बोलते हैं या तो तुम मोर का पंख बन जाओ या फिर पाषाण, तो तुम डिसाइड कर लो क्या बनोगे। तो क्या कहते हैं कर्ण कि माधव, फर्क नहीं पड़ता है कि मोर बने कि पाषाण बने, अल्टीमेटम लक्ष्य क्या है कि ईश्वर को प्राप्ति करना है। तो दोनों तो ईश्वर को क्या करेगा, प्राप्ति करेगा, ठीक है। और वो बाद में होता भी है, कृष्ण भगवान के इच्छा के विरुद्ध क्या करते हैं, अन्य पार्टी का समर्थन भी करते हैं, ठीक। तो पाषाण काल यानी कि पत्थर वाला युग था। वहाँ पे क्या होता था, कोई औजार होगा, कोई बर्तन होगा, कुछ भी होगा तो वो सारा किस चीज़ से बना होगा, पाषाण से, पत्थर से। तो ये पाषाण वाला काल। फिर उसके बाद आता है ताम्र पाषाण। देखो बीपीएससी के बारे में हम बोले ना, बीपीएससी अपरिचित है, ठीक है। पिछले बार सवाल पूछा तो क्या सवाल पूछा, क्या अब ताम्र तो समझ में आ जाएगा हिंदी में, तब इसको क्या करे, तो ताम्र को वो कैसे करके पूछे कि समझ में नहीं आएगा। तो नीचे में यही ऑप्शन लिखा हुआ है, ताम्र काल, पाषाण काल, लोह युग, ठीक है, सिंधु अति वैदिक युग, ऐसे करके 4 गो ऑप्शन है। और सवाल क्या था, सवाल था कि चाल्कोलिथिक, ठीक है, चाल्कोलिथिक एज इसमें से कौन है, ठीक। अब क्या करेगा आदमी, जब पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो उसके पास ना तो ऑप्शन रहेगा ना उसके पास मटेरियल रहेगा, तो जो ही मन में आएगा वही पूछेगा, ठीक है। तो बीपीएससी का स्टैंडर्ड यही स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें समस्या, परेशान नहीं होना। फिर क्या पढ़ने वाले, लोह युग। समय काल उसका देखेंगे कब से, प्रारंभ से लेके 600 ईसा पूर्व तक, ठीक। अब इसको फिर ब्रेक डाउन करेंगे, तो इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या देखेंगे, इसमें प्राक इतिहास देखेंगे। प्राक इतिहास में क्या होने वाला है, लेखन होगा, जानकारी नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे 2300 से 1750 ईस्वी। फिर वैदिक काल पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इतिहास को पढ़ेंगे। तो इतिहास में क्या है, इतिहास में लेखन है, जानकारी है। उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे, मौर्य प्रशासन, मौर्योत्तर काल, गुप्तोत्तर काल। तो इस प्रकार के सारा चीज़ हम लोग का क्या होने वाला, चलने वाला, ठीक है। कोई आपसे पूछ देगा कि संस्कृति क्या है, तो संस्कृति बोलिएगा जीवन जीने का क्या है, तरीका है, द वे ऑफ द लाइफ, ठीक है। आपसे पूछ देगा सभ्यता क्या है, तो सभ्यता क्या है, संस्कृति का ही विकसित रूप है, ठीक है। तो इसी प्रकार का सारा चीज़ आपको नोट्स मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। पाषाण युग, पाषाण काल कब से प्रारंभ होता है, पाषाण काल प्रारंभ होता है 600 से लेके
सॉरी, प्रारंभ से लेके 6000 ईस्वी तक। ठीक, तो इसके एक एक टॉपिक को ब्रेक ऐसे करेंगे। देखिए पूरा पाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल में क्या आता है, निम्न। निम्न कितना है, प्रारंभ से 39,000। फिर मध्य आता है, तो मध्य कितना है, 39 से 23,000। उच्च 23,000 से एक 10,000। ठीक है, क्या दही सैकड़ा हजार 10,000। इस प्रकार से कहीं पे कोई नहीं आपको बताएगा। यदि आप इस प्रकार से पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए मिनिमम आप जाके गूगल पे सर्च कीजिए या किसी कोचिंग नोट्स को सर्च कीजिए, तो मिनिमम 10,000 से कम में आपको क्या था, इस लेवल का आपको मिलेगा ही नहीं। आप चाहिए तो किसी भी यूट्यूब किसी भी कोचिंग पे जाके सर्च कर लीजिए। यदि देखिए इस प्रकार से कोई पढ़ाया होगा तो फिर बताइएगा आके हमको। ठीक है, क्योंकि इतना रिसर्च इतना डीप आदमी कब करवा पाएगा, इतना तभी करवा पाएगा या तो उसको वहाँ पे किया जाएगा, या फिर क्या हो, वो दिल से बहुत ज़्यादा ही मतलब करना चाह रहा होगा विद्यार्थी का मदद, तभी इस प्रकार से करवा सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है क्या, मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में क्या, इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 से 6,000। ठीक है, फिर नव पाषाण काल पढ़ेंगे 6,000 BC के बाद का समय काल। ठीक है, फिर हम लोग प्राचीन इतिहास में प्रॉपर घुसेंगे, तब उसमें क्या देखने वाले हैं, पाषाण युग, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक, वैदिक में उत्तर वैदिक, ठीक है, ऋग वैदिक, महाजनपद, मौर्य, उत्तर मौर्य, ठीक है, गुप्ता, गुप्तोत्तर। ठीक, इस प्रकार करके एक एक टॉपिक आपको मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बिहार का बात कीजिए तो बिहार का भी हम इसी प्रकार का, ये नोट सिर्फ आपको दिखाने के लिए हम लाए हैं। ठीक है, जैसे बिहार के दक्षिण में क्या है, बिहार के दक्षिण में आदि मानव का क्या मिला, साक्ष्य मिला है। पूर्व स्तर युग का क्या हुआ, इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 1,00,000 ईस्वी के आसपास क्या हुआ, साक्ष्य मिला। वहाँ पे पत्थर का कुल्हाड़ी था, फल था, चाकू, खुरपी, मुंगेर, नालंदा में ये सब साक्ष्य मिला गया है। ठीक है, उसके बाद है आपको मध्य पाषाण युग, जो कि 9,000 से, बिहार का बात कर रहे हैं, 9,000 से 4,000 ईस्वी के आसपास का बात है। तो झारखंड तो हाल फिलहाल में ये हो गया है ना, मतलब अलग हो गया है बिहार से, पहले तो बिहार में था। तो संथाल वाला परगन्ना है तो उधर झारखंड में पाया गया है। वहाँ पे छोटा तेज धारदार नोक क्या हुआ, पत्थर का औजार वगैरह मिला। फिर नव पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे कि उत्तर बिहार जो है, तो उत्तर बिहार में 2500 से लेके 1500 ईस्वी, चिरांद जो कि सारण जिला में है, चेचर वैशाली जिला में, वहाँ पे पत्थर और हड्डी का क्या हुआ, सामान मिला है। फिर देखिए ताम्र पाषाण युग जो भारत में था, कहाँ, पंजाब और सिंधु वाले क्षेत्र में। तो उसके बाद वाले, ठीक है, उसके बाद वाले टाइम में बिहार वाले क्षेत्र में आके देखिएगा। ठीक है, तो वहाँ पे चिरांद में, सारण वाला एरिया में, चेचर वैशाली, सोनपुर, गया, मनेर, पटना, इस सब में क्या हुआ, आदि मानव और भी बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, और बिहार के इतिहास के बारे में भी प्रॉपर पढ़ेंगे। जैसे कि देखो बिहार के बारे में स्रोत क्या है, कहाँ से जानकारी मिलता है, तो उत्तर वैदिक काल का बात करेगा तो उत्तर वैदिक काल जो है 1,000 से 600 ईस्वी। तो यहाँ पे क्या होता, इस टाइम में तो आर्यों का भारत में आगमन होता, तो आर्यों का भारत में आगमन होता तो बिहार में भी आगमन कहीं ना कहीं होगा। तो लोहा का युग जो था, जो 1,000 ईस्वी से 800 ईस्वी के आसपास था, तो उस टाइम में क्या होता, आर्यों का बिहार में आगमन होता। ठीक है, 800 ईस्वी के पास क्या होता, शतपथ ब्राह्मण का रचना किया जाता है, जिसमें गंगा घाटी के बारे में क्या होता है, जिक्र होता है, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग का अस्तित्व था। ठीक है, और बिहार को देखो, बिहार के बारे में कोई चीज़ अभी देखो आने वाला है तो बताएंगे। देखो आर्य क्या किए, जंगल को काटे, जलाए, फिर साफ किए। 6ठी शताब्दी की बात है कि क्या हुआ, भारत में विशाल और संगठित राज्यों का अभ्युदय हुआ। मतलब क्या हुआ, अब महाजनपद आएगा। अब ये जो राज ऑफ द क्या है, मौर्यन एम्पायर या फिर मगधा है, ये सब अब होने वाला। ठीक है, तब आएगा ये अशोक, बिंबिसार, अजात शत्रु, ये सब का अब एंट्री होने वाला, महापद्म नंद। ठीक है, तो 16 महाजनपद और लगभग 10 गणराज, इसका चर्चा कहाँ है, बोध ग्रंथ में। ठीक है, और देखो ये बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 हम का है लिखे। सुबह में हम जब मोबाइल चला रहे थे तो सुबह में हमको ये बोध गया टेम्पल एक्ट पे कुछ बोधि भिक्षु जो है तो उनका कुछ कुछ स्टेटमेंट मिला। तो ये अभी कंट्रोवर्सी भी है, और कंट्रोवर्सी ने इस पे विचार करना गवर्नमेंट को मतलब ज़रूरी है। क्योंकि वर्तमान में यदि न्यूट्रल होके सोचो तो वर्तमान में जो क्या हुआ है कि जो उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में जो राम मंदिर का निर्माण किया गया है, तो राम मंदिर का निर्माण जो है तो उसमें कहीं ना कहीं जो भारत सरकार जो है गवर्नमेंट है, तो उसका भी एडमिनिस्ट्रेटिव कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है,
दूसरी ओर जामा मस्जिद का बात करेगा तो जामा मस्जिद का जो जो दिल्ली में जामा मस्जिद है, ठीक है, तो उसका यदि बात करेगा मेंटेनेंस या देखरेख का, मतलब उसको जो पूरा वो किया जाता है, मैनेज किया जाता है, तो वो वक्फ बोर्ड है उसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो लोगों का यहाँ पे, और फिर ये जो बोध गया मंदिर है, इसमें क्या व्यवस्था किया गया था 1949 के आसपास में, कि इसमें क्या होगा कि इसमें एक हिंदू व्यक्ति होगा जो क्या होगा उसमें सदस्य होगा या फिर अध्यक्ष होगा, और वो कोई और नहीं, जिला के पदाधिकारी यानी कि डीएम साहब होंगे। तब इस पे ये विचार करना है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट में जो हम लोग को पूरा पूरा क्या किया गया, धर्म का स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया, तो इस बेसिस पे हम किसी एक पे क्या कर रहे हैं, किसी एक को अपने अंदर कंट्रोल में ले रहे हैं और दूसरे को छूट दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि समाज में कहीं ना कहीं क्या होगा, एक दूसरे के प्रति क्या होगा, वैमनस्य पैदा होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इस चीज़ पे विचार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो लोग कैसे जस्टिफाई करता है, देखो अपना अपना तरीका होता है, अपना अपना ओपिनियन होता है। कुछ लोगों का कहना है मंदिर में गवर्नमेंट इन्वॉल्व इसलिए होती है कि जैसे कि तिरुपति मंदिर है, तो वहाँ पे सुनते हैं कि बहुत ज़्यादा सोना चांदी क्या किया जाता है, दान किया जाता है, तो पैसा का मैटर आता है, ठीक है। तो इस वजह से गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। तो ऐसा नहीं है कि वहीं पे किया था, और भी बहुत सारा मंदिर मस्जिद चर्च वगैरह है जहाँ पे क्या किया जाता है, लोगों के द्वारा दान किया जाता है। तो इस वजह से क्या है कि बौद्ध वाला जो टॉपिक है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इस पे होगा तो हम प्रॉपर एक वीडियो लेके आएंगे, इस पे एक वीडियो लेके आएंगे और पूरा हम डिस्कशन करवाएंगे, ठीक है। और आपको हम ये भी बताएंगे कि वर्शिप एक्ट भी क्या है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है कि 3 महाजनपद। तो 3 महाजनपद में अंग, मगध, लिच्छवी, ये सब क्या है, ये सब बिहार वाले क्षेत्र में, तो ये सारा किस में आएगा, बिहार में आएगा। एक राइटर हैं जिनका नाम है डेविस, तो इनका नाम हम जान के इंक्लूड करवाएं, तो इनके द्वारा बुद्धिस्ट इंडिया पुस्तक लिखा गया, तो उनमें 16 महाजनपद के बारे में जिक्र किया गया, ठीक है। फिर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आर्यों के पूर्व, यानी कि आर्य के आगमन से पूर्व बिहार में क्या स्थिति था। तो बिहार में पूरा पाषाण काल वाला जो टाइम था, तो उसमें गया, मुंगेर, पटना, इस सब वाले क्षेत्र में, तो फिर क्या हुआ, मुंगेर में आपको बांध है, भीम बांध, तो वहाँ पे से कुछ कुछ औजार मिला। गया है तो वहाँ पे जेठनी कुल्हार, वहाँ पे कुल्हाड़ी, चाकू, ये सब पाया गया है, ठीक है। तो इसी प्रकार के आपको क्या होगा, नोट्स मिलने वाला है, तो कोई भी सेक्शन आपका छूटने वाला नहीं है, ठीक है। सोनपुर में आपको, और सारण में चिरांद वाले एरिया से हड़प्पा कालीन युगीन का काले मृद भांड, यानी कि ऐसे करके मिट्टी का बर्तन रहता है ना, ऐसे करके ऐसे पेट निकला रहता है ऐसे, तो इस पे लाल काला रंग का क्या कहते हैं, पेंट करते हैं। तो ये सब चीज़ पाया गया। भागलपुर, राजगीर में आपको ताम्रपाषाण युग पाया गया। ऋग्वेद, हाँ देखो इसी के बारे में हम कह रहे थे कि ऋग्वेद में बिहार को कीकट बोला गया और वरात्य बोला गया, यानी कि इस एरिया में जो ये क्या है, ये अपवित्र क्षेत्र है, ठीक है, तो ऐसा बोला गया। वाल्मीकि रामायण में मलद कहा गया है। करुण कहेगा किस वाले क्षेत्र को, बक्सर वाले क्षेत्र को। भगवान राम के बारे में जिक्र है कि तारका राक्षस था तो उसका वध किया गया, ठीक। वायु पुराण में असुरों का राज किसको कहा गया है, गया को बोला गया, ठीक है। फिर बिहार में क्या होता है, आर्यन का एंट्री होता है, ईरानी आते हैं, ऋग्वेदिक काल है, ठीक है। तो ऐसे करके क्या होने वाला है, एक एक सारा चीज़ कल से आप लोग को मिलने वाला है, ठीक है। तो कल प्रथम वीडियो आप लोग को मिलेगा जिसमें हम लोग क्या कवर करने वाले हैं वो अभी हम बता देते हैं, ताकि आप पूर्व से ही रेडी रहिए। उसमें हम प्रॉपर वहाँ पे भी प्रॉपर क्या करेंगे, सबसे पहले हम पाषाण काल के बारे में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। और पाषाण काल को पढ़ाने के बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो ये 2 टॉपिक कल होने वाला, ठीक है। और देखो वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो और दम भर पढ़ो, ठीक है, जुड़े रहो, ठीक। 100 दिन का चैलेंज है, कंप्लीट होगा, बस जुड़े रहना। चलो धन्यवाद।